हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ नर्सिंग फाउंडेशन का अगला चैप्टर लेकर, जिसका नाम है इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग। तो आज हम समझेंगे कि क्या होता है इन्फेक्शन, कैसे जो होता है हॉस्पिटल में कितने टाइप से जो होता है इन्फेक्शन अगर होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे उसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली जो होता है हम उन सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन। तो क्या होता है इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो इसमें दिया गया है इन्फेक्शन कंट्रोल इन द क्लिनिकल सेटिंग refers to the systematic measures taken to prevent। systematic measures होता है ये, ठीक है, systematic measures होता है to prevent and control। इसका काम है to prevent and control the spread of the infection in hospital and health care institution। ठीक है, it includes planned activities। इसमें वो सारी planned activities आती हैं that reduce the risk of transmission of microorganism between patient, healthcare workers and hospital environment and thereby ensuring safe and quality patient care। तो इसका ओवरऑल मतलब यही है कि इन्फेक्शन जो होता है, जो भी अब हॉस्पिटल में क्लिनिकल सेटिंग में तो कई सारे पेशेंट आते हैं, कई सारे डायग्नोसिस लेकर आते हैं, उसमें कम्युनिकेबल भी होते हैं डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल भी होते हैं। तो उन सभी में तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो हमेशा बना रहता है। तो जो भी इसको रोकने के लिए जो भी एक्टिविटीज़, जो भी मेजर्स लिए जाते हैं, वो सब कुछ जो होते हैं वो क्या आते हैं, हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स में आते हैं। ठीक है, तो उन सभी को हम कैसे इन्फेक्शन जो होता है अगर होता है, कैसे उनका कंट्रोल होता है और कितने टाइप का इन्फेक्शन होता है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे और कैसे जो होता है उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन्फेक्शन जो होता है, नेचर क्या होता है इन्फेक्शन का। तो इन्फेक्शन का नेचर क्या हम समझेंगे, इन्फेक्शन है तो फिर किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट के होने की वजह से होगा। ठीक है, तो अब इसमें आगे इसमें नेचर क्या है, पहला नेचर इसमें दिया गया है इन्फेक्शन इज द एंट्री, ठीक है, एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। मतलब क्या है कि कोई भी, चाहे कोई भी ह्यूमन या एनिमल कोई भी हो गया, ठीक है, उसका बॉडी जब भी किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया, चाहे वो वायरस हो गया, चाहे वो फंगी हो, किसी के कांटेक्ट में वो आ रहा है, वो उसमें एंट्री करेगा उसकी बॉडी में और क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो एंट्री और मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये इन्फेक्शन का एक नेचर हो गया। ठीक है, इट कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये कॉजेटिव एजेंट हो गए जिनकी वजह से जो होता है इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इट कैन बी एक्यूट हो सकता है, ठीक है, सडन हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए, क्रोनिक हो सकता है लंबे समय तक। ठीक, वो तो डिपेंड करता है कि जो पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम कैसा है। ठीक है, सम इन्फेक्शन आर सिम्टोमेटिक वाइल अदर्स एसिम्टोमेटिक। कुछ में जो होते हैं सिम्टम्स नजर आते हैं, कुछ में जल्दी सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। ठीक, इन्फेक्शंस कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कम्युनिकेबल होते हैं, ये इसका नेचर है। ठीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूड कॉन्टैक्ट आ गया, ड्रॉपलेट आ गया, ड्रॉपलेट्स के थ्रू जब भी हम बोलते हैं, जो हमारे मुंह से जो होते हैं, जब एयर में हमारे ड्रॉपलेट्स निकल जाते हैं, ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट के थ्रू हो गया, एयरबॉर्न हो गया, और कांटेक्ट के थ्रू कांटेक्ट। अब उसमें कुछ भी आ सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी आ सकता है। उसके बाद वेक्टर बॉर्न हो गया एंड फूड एंड वाटर बॉर्न। तो ये सभी जो होते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इसमें आते हैं इन्फेक्शन में, ये भी इसका एक नेचर है। सिवियरिटी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, होस्ट, इम्यूनिटी एंड एनवायरनमेंट। ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन की सिवियरिटी कैसी होगी, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इन्वायरमेंट कैसा है और इम्यूनिटी कैसी है। इन्फेक्शन ट्रिगर्स बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म लाइक इन्फ्लामेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्स करती है इम्यूनिटी के थ्रू। ठीक है, और उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये जो होता है ये भी हमारा इन्फेक्शन के नेचर में आता है। एंड प्रॉपर हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन हेल्प प्रिवेंशन इन्फेक्शन। तो ये तो मेजर्स हो गए जो कि क्या करता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके नेचर हैं जो इससे रिलेटेड है, ठीक, इन्फेक्शन से।
अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में जो होता है इन्फेक्शन के क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे अकर होता है। ठीक, तो कोई भी जो ये बताया, जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है डायग्राम में, इसमें दिखाया जा रहा है पहले इनकाउंटर, पहला है इनकाउंटर। इसका मतलब ये है, ठीक है, आप इससे रिलेट करके इसे समझ सकते हैं। ये हमारा चेन ऑफ इन्फेक्शन है, चेन ऑफ इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन है, आप इससे रिलेट करके इसे समझ सकते हैं। इनकाउंटर मतलब क्या है, कोई भी पर्सन जो होता है सबसे पहले क्या हो रहा है, किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आया, ठीक है, उसकी बॉडी उसके कांटेक्ट में आई। ठीक, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया इनकाउंटर। अब इनकाउंटर से आप आ गया, आप यहाँ से समझ लीजिए इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, पहला आ गया इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक, पर्सन की बॉडी किसी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आई, हमारे चेन ऑफ इन्फेक्शन में पहला ये आ गया, और स्टेजेस में हमारा आ गया इनकाउंटर। उसके बाद आ गया हमारा कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन एंट्री हो गई, ठीक है, किसी भी पर्सन की बॉडी में एंट्री हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब वो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, अपनी जो होता है नंबर्स में ग्रोथ करेगा। उसके बाद क्या गया पेनिट्रेशन, अगला स्टेज। पेनिट्रेशन में क्या होगा, जो भी सेल्स हैं, जो भी टिश्यूज है, उनमें क्या होगा, उनका इन्वेजन होगा। ठीक, वो एंट्री करेंगे वेरियस रूट के थ्रू। उसके बाद स्प्रेड, स्प्रेड में क्या होगा, वो ओवरऑल अपने जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज करेंगे, ठीक है, सेल्स को, टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे। और फर्दर जो होते हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में, टिश्यूज में, और भी धीरे धीरे जो होता है अदर ऑर्गन्स में भी क्या करेंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे पूरा एक सिस्टमैटिक लेवल पे चले जाते हैं, ब्लड लेवल पे स्प्रेड हो जाता है। फिर डैमेज, ये डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, ऑर्गन्स पे अटैक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स पे अटैक, फिर मल्टीपल ऑर्गन उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। एंड द लास्ट जो स्टेज आता है वो आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन स्टेज वो स्टेज होता है जिसमें क्या होती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो काम करना शुरू करती है, ठीक है। काम तो वैसे शुरू तभी कर देती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, जब जो होता है हमारा बॉडी किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनकाउंटर होता है, ठीक है, उसकी एंट्री, उसका ये सेकेंड स्टेज चलता है, तभी रिस्पॉन्स जो होता है वो शुरू कर देता है। लाइक मामले से मान लीजिए अगर सर्दी जुकाम हो रहा है, तब भी ऐसा जो होता है, कॉमन फ्लू वगैरह हो रहा है, तब भी जो होता है हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करती है, फीवर होता है, ठीक है, हेडेक होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं धीरे धीरे छोटे छोटे साइन एंड सिम्टम आने लगते हैं, ठीक। अब जो होता है इसमें रेजोल्यूशन में जो होता है इम्यूनिटी हमारी काम करनी शुरू कर देती है, हमारी जो होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिस भी तरीके का जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके हिसाब से जो होती है एक्शन लेना शुरू कर देती है। और चेन ऑफ इन्फेक्शन जो होता है यही बताता है कि किस तरीके से जो होता है एक पूरा इन्फेक्शन का चेन एक ह्यूमन बॉडी में चलता है, या फिर किसी, ठीक है, किसी भी जो होता है एनिमल या ह्यूमन बॉडी में चलता है जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है, ठीक। तो कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट पहले क्या करेगा, रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर क्या हो गया, रिजर्वॉयर क्या हो गया, वो हो गया वो फैक्टर हो गया जिसमें जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद पोर्टल ऑफ एग्जिट, मान लीजिए किसी पर्सन, ये कोई पर्सन ए है, इनको क्या है इन्फेक्शन है, मान लीजिए इनको कॉमन क्या बोलते हैं फ्लू है, ठीक है, या फिर कॉमन कोल्ड हुआ है। इसके बाद इन्होंने खांसा छींका, उसके बाद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए बैक्टीरिया जो भी था, वायरस जो भी था वो निकला, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो एयरबॉर्न, मान लीजिए एयर में उसके जो होते हैं ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स हो गए। उसके बाद फिर क्या होगा, एयर के थ्रू भी, या फिर उसने हाथ पे कांटेक्ट किया तो उसके हाथ पे भी जो होता है वो पूरी तरीके से स्प्रेड हुए हैं। उसके बाद किसी ने उसको टच किया, उसके बाद क्या हुआ, वो स्प्रेड हुआ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में गया। अब क्या होगा, पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री, मान लीजिए यहाँ पर दिखाया गया है कि एक माइनर कट है, ठीक। अब इसके थ्रू ये क्या किया, ये एंटर किया ब्लड स्ट्रीम में, ठीक, ब्लड स्ट्रीम में गया तो क्या किया, जो भी होस्ट है, ये जो भी होस्ट है, ये पर्सन है, ये क्या हो गया, ससेप्टाइल हो गया, मतलब उसमें इन्फेक्शन जो हो गया, अगर हो गया। अब जो होता है बॉडी क्या करेगी, साइन एंड सिम्टम शो करना शुरू कर देगी, ठीक, और क्या करेगी, लास्ट स्टेज रिजोल्यूशन स्टार्ट कर देगी, ठीक है, पेनिट्रेशन, रिजोल्यूशन, स्प्रेड, ये सब कुछ जो होता है इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा चेन ऑफ इन्फेक्शन होता है। चेन ऑफ इन्फेक्शन में ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि कैसे होता है। पहला यही है कि इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं उसमें कई सारे आते हैं, हमारे क्या हो गए, बैक्टीरिया, वायरसेस हो गए, फंगी हो गए, पैरासाइट हो गए, ये सब कुछ इसमें आते हैं।
और क्या रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर क्या होता है, प्लेस वेयर द जर्म लाइव्स, जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर ग्रो करते हैं। अब इसमें एग्जांपल में दिया गया ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, ठीक है, वाटर हो गया। एंड पोर्टल ऑफ एग्जिट, पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है, वे द जर्म लीव द बॉडी, लीव द बॉडी, ठीक है, जिसके माध्यम से वो बाहर निकलते हैं। अब कफ हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन एज ए एग्जाम्पल हो गया, ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हाउ द जर्म स्प्रेड, किस तरीके से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू, एयर के थ्रू और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या बताया है इसने, पोर्टल ऑफ एंट्री द वे जर्म एंटर इन ए न्यू पर्सन, ठीक है, जिसके द्वारा जाता है। अब कैसे, माउथ के थ्रू, नोज के थ्रू या माइनर कट वगैरह के थ्रू जा सकता है, ठीक। ससेप्टाइल होस्ट क्या होता है, पर्सन हु कैन गेट द इन्फेक्शन, मतलब क्या है, जो पर्सन है उसकी इम्यूनिटी वीक है और वो ज़्यादा प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, तो उसको वो किस में आ गया, ससेप्टाइल पर्सन में या ससेप्टाइल होस्ट में आ गया, ठीक है। ब्रेकिंग एनी वन लिंक कैन स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ये चेन ऑफ इन्फेक्शन जो होता है, ये बताया गया है कि अगर आप किसी भी लिंक में, किसी भी स्टेप में आप कंट्रोल करते हैं तो आप जो ये पूरा ओवरऑल चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसको रोक सकते हैं और उसकी सीवियरिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन का इंपॉर्टेंस यही है। अब हम समझते हैं कि टाइप ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। तो टाइप ऑफ इन्फेक्शन में हम देखते हैं तो सबसे पहला इसमें बताया गया है कि लोकल इन्फेक्शन, लोकल इन्फेक्शन से हम ये समझ सकते हैं कि इन्फेक्शन लिमिटेड टू वन एरिया, मतलब क्या है, किसी एक एरिया तक ये लिमिटेड है, ऑफ द बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुंड इन्फेक्शन और बॉल, ठीक है, वुंड इन्फेक्शन और बॉल किसी एक एरिया पे होगा, वहां पे इन्फेक्शन हुआ। सिस्टमैटिक इन्फेक्शन ओवरऑल पूरे ब्लड में स्प्रेड हो गया, जैसे कि सेप्टिसीमिया एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा जो हमारा टाइप है वो क्या है, हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार किसी पर्सन का बॉडी किसी तरीके के इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, किसी तरीके का इन्फेक्शन अकर हो रहा है उसमें। अब इसमें फॉर एग्जांपल ले लिया है कॉमन कोल्ड, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है इन्फेक्शन अकर आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन, मतलब एक बार इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ चुका है, दोबारा उसमें जो हो रहा है वो इन्फेक्शन हो रहा है ड्यू टू लो इम्यूनिटी, फॉर एग्जाम्पल न्यूमोनिया आफ्टर फ्लू, ठीक है। अगला जो टाइप है वो क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन से ये जो होता है एक्यूट और क्रोनिक, ये दोनों टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। तो एक्यूट इन्फेक्शन जो होता है वो सडन इन ऑनसेट होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें इन्फ्लुएंजा दिया गया है, ठीक। और क्रोनिक इन्फेक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये इन्फेक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, ये जल्दी ट्रीट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो जाए तो ये क्या होता है, डेथ का कॉज भी बन सकता है, ठीक। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई, ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में आगे। क्रॉस इन्फेक्शन अगला टाइप है, क्रॉस इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होने को क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। और क्या है, इसके एग्जाम्पल्स में कुछ भी आ सकता है, कम्युनिकेबल डिजीजेज में अगर कुछ भी कांटेक्ट वाला हो गया या फिर किसी भी उसके इन्फेक्शन के जो होते हैं कांटेक्ट में आ रहे हैं तो फिर ये पर्सन टू पर्सन हो सकता है, कम्युनिकेबल डिजीजेज में कोई भी इसमें आ सकता है एज एग्जाम्पल, ठीक। पांचवा जो टाइप है वो क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसमें क्या है, अकर्स व्हेन इम्यूनिटी इज लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं HIV पेशेंट, HIV पेशेंट की जो इम्यूनिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, तो उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के लिए। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, नो विजिबल सिम्टम बट इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है।
कोई विजिबल सिम्टम दिखाई नहीं देते पर इन्फेक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइल्ड वायरल इन्फेक्शन। ठीक, तो ये तो हमारे हो गए कुछ टाइप्स जो कि बताए गए हैं कि किस तरीके से कितने टाइप के इन्फेक्शन किसी भी पर्सन में हो सकते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं फैक्टर। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसी भी पर्सन के लिए रिस्क कि उनमें इन्फेक्शन डेवलप हो सके। तो हम बात कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग जो होते हैं किस तरीके से किसी भी पर्सन को वो ससेप्टाइल बनाते हैं किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर हमारा बताया गया है एज। तो एज में हमारे जो होते हैं बच्चे भी आते हैं और हमारे बूढ़े भी आते हैं, हमारे अडल्ट भी आते हैं। इन तीनों में जो होता है, अब बच्चों की बात की जाए तो बच्चे तो होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं होती। ठीक है, अभी उनमें कुछ भी इतना डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता जितना एक अडल्ट में होता है। ठीक, और अल्डरली की बात की जाए तो अल्डरली की बात यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इम्यून सिस्टम वीक होता है, यानी सबसे अच्छा इम्यून सिस्टम हमारा अडल्ट लेवल पे होता है। ठीक, तो दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, पुअर न्यूट्रिशन। अब प्रॉपर न्यूट्रिशन उसे नहीं मिल रहा है तो प्रॉपर ना तो एंटीबॉडीज डेवलप होंगी और ना ही अच्छी इम्यूनिटी होगी। ठीक, लो इम्यूनिटी ड्यू टू डिजीज लाइक HIV एड्स और यूज ऑफ स्टेरॉइड, इसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनिटी जो होती वो स्ट्रांग नहीं होगी, लो हो जाएगी, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्रोनिक डिजीजेस फॉर एग्जांपल में डायबिटीज जो कि मोस्ट कॉमन है इंडिया में। ठीक है, डायबिटीज, कैंसर, किडनी डिजीजेस इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। स्ट्रेस एंड फटीग, ये भी जो होते हैं इन्फेक्शन के लिए जो होते हैं प्रोन करवाते हैं क्योंकि ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म वीक कर देते हैं। एंड पुअर पर्सनल हाइजीन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन बढ़ने लगेंगे। ब्रेक इन स्किन, अगर वुंड है, बर्न्स है, इंजेक्शन अलाउड एंट्री टू क्या, माइक्रोब की एंट्री को ज़्यादा प्रोन कर देंगे। ठीक, और इन्वेजन प्रोसीजर, इन्वेजिव प्रोसीजर में क्या है, कैथेटर्स, IV लाइंस, सर्जरीज इंक्रीजेस द रिस्क। अगर ये सारे इन्वेजिव प्रोसीजर्स में असेप्टिक टेक्निक मेंटेन ना की जाए तो इन्फेक्शन जो होते हैं बहुत ही सीवियर हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारा आता है ओवर क्राउडिंग, पुअर वेंटिलेशन एंड पुअर सैनिटेशन। ये सारे फैक्टर भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं जो कि इन्फेक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन क्योंकि कितने सारे ऐसे डिजीजेज हैं, ठीक है, जो कि कम्युनिकेबल है और उनको वैक्सीन के थ्रू क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। अगर टाइम टू टाइम उनका इम्यूनाइजेशन नहीं करवाया जा रहा है तो इम्यूनिटी उनकी डेवलप नहीं होगी और इन्फेक्शन के लिए जो होता है वो ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे। स्मोकिंग एंड अल्कोहल यूज, स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वीक करते हैं इम्यूनिटी को, तो इसके लिए भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है, एक मान लीजिए एक ओवरऑल लेवल पे जो होता है एक फैक्टर है जो कि क्या करता है, एक ओवरऑल ग्रोथ को क्या होता है, अफेक्ट करता है। इसकी वजह से जो होता है इम्यूनिटी पर भी प्रभाव पड़ता है और इन्फेक्शन के लिए भी ये चांसेस बढ़ाता है। अब हम समझते हैं बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब हमारी इम्यूनिटी, ठीक है, किस तरीके से जो होता है इन्फेक्शन को रोकती है हमारी बॉडी। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा टाइप इसमें आ गया, पहला है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें नॉन स्पेसिफिक में क्या है, नॉन स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट होते हैं। ठीक, दे एक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ जर्म्स, सबके अगेंस्ट काम करते हैं। अब इसमें क्या है, इसके सब टाइप्स में आते हैं हमारे फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में हमारी बॉडी में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले तो हमारा स्किन हो गया सबसे बड़ा बैरियर, ठीक है, पूरी बॉडी में। उसके बाद फिर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गए, ठीक है, और फिर सीलिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये तीनों को बताया गया है कि कैसे जो होते हैं ये फिजिकली बैरियर की तरह काम करते हैं और इन्फेक्शन को रोकने का काम करते हैं। प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पहला करता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स, इस तरीके से ये रोकता है। और सीलिया क्या करता है, सीलिया रिमूव माइक्रोब्स बाय मूवमेंट। ठीक, तो इस तरीके से ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। दूसरा जो सब टाइप है वो क्या कहता है, केमिकल बैरियर्स। ठीक, केमिकल्स बैरियर्स में हमारा पहला आ गया गैस्ट्रिक एसिड्स, जो कि हमारे स्टमक पे पाया जाता है। ये भी जो होता है क्या करते हैं, कई सारे बैक्टीरियाज को किल करते हैं स्टमक। ठीक है, टीयर एंड सलाइवा, टीयर एंड सलाइवा में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को। तो ये भी जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। स्वेट एंड सीबम इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये केमिकल बैरियर्स हो गए। अगला जो सब टाइप है बैरियर्स में
वो क्या है, मैकेनिकल डिफेंस। इसमें क्या आते हैं, कफिंग एंड स्नीजिंग, ठीक है, मैकेनिकल मेथड, कफिंग एंड स्नीजिंग। इसमें कैसे है, एक्सपेल माइक्रोब्स फ्रॉम एयरवे, कफिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू, एंड यूरिनेशन एंड डेफिकेशन, फ्लश आउट द हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। अगला जो सब टाइप है वो क्या है, सेलुलर डिफेंस। सेलुलर में जो होते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल पाए जाते हैं जो कि बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। अब उसमें हमारा ये क्या है, पहला फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स इनको हम बोलते हैं, इनमें जो होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस आते हैं, ठीक है, जो बेसिकली जो होते हैं इन्फेक्शियस जो भी एजेंट होते हैं उन्हें इंगल्फ करके डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय पैथोजन। नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय इन्फेक्शन सेल, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। अगला सब टाइप है कॉज रेडनेस हीट। अच्छा, ये जो होते हैं ये हमारे इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन है, ठीक है, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन। बेसिकली जो होता है जब भी कोई इन्फेक्शन अकर होता है तो हमारी बॉडी जो होती है रिस्पॉन्स करती है, ठीक, तो उसमें जो होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में इस तरीके के रेडनेस साइन, स्वेटिंग एंड पेन देखने को मिलते हैं। ये भी एक तरीका होता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का, ठीक। हेल्प्स टू लोकलाइज एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्शन, ठीक है, ये लोकलाइज करने का हेल्प करता है और डिस्ट्रॉय करने का हेल्प करता है, ठीक, क्योंकि फीवर हीट इंक्रीज करता है तो एक स्पेसिफिक हीट पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, तो बॉडी का एक मैकेनिज्म है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का। दूसरा जो हमारा टाइप है वो क्या है, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए बोला गया है क्योंकि ये क्या है, फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, ठीक है, ये बर्थ से नहीं होता है, ठीक। अब इसमें सबसे पहला हमारा आ गया ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक। इसमें हमारे क्या आते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स आते हैं, ठीक। तो प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स एंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। इसकी स्पेसिफिक जो फीचर है ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो बी टाइप है वो क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या, हमारे लिम्फोसाइट्स आते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, डायरेक्ट फाइट करते हैं, ठीक है। कैरिड आउट बाय टी लिम्फोसाइट्स, डिस्ट्रॉय वायरस, इन्फेक्शन सेल्स एंड एबनॉर्मल सेल्स एंड इम्पॉर्टेंट इन ट्यूबरकुलोसिस एंड वायरल इन्फेक्शन। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इस तरीके के इन्फेक्शन में जो होता है टी लिम्फोसाइट अपना एक रोल रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और लास्ट में जो हमारा है वो मेमोरी सेल है, ठीक। तो मेमोरी सेल बेसिकली क्या कहता है कि रिमेंबर प्रीवियस इन्फेक्शन, जो भी प्रीवियस इन्फेक्शन हुए हैं, ठीक है, उनको रिमेंबर रखता है, उनके अकॉर्डिंग जो होता है एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बनाई जाती हैं, प्रोवाइड फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स ऑन री एक्सपोजर, ठीक। ये जो होता है एक टेबल बताया, इसमें दिया गया है कि क्या होता है डिफरेंस नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक में। तो डिफरेंस में यही है, नॉन स्पेसिफिक में यही है कि ये बर्थ से प्रेजेंट होता है, सारे जर्म्स के अगेंस्ट काम करता है, कोई मेमोरी इसमें प्रेजेंट नहीं होती और इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। ये क्या करता है स्पेसिफिक टाइप का, ये डेवलप आफ्टर एक्सपोजर, एक्सपोजर हो जाएगा एक बार, उसके बाद ये डेवलप होगा, एंड एक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक जर्म्स एंड हैज मेमोरी सेल्स एंड डिलेड बट स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब इसमें हम समझते हैं कि किस तरीके से जो होता है एक हेल्थ केयर सेटिंग में इन्फेक्शन अकर होता है, ठीक। तो इसका क्या मीनिंग दिया गया है इसमें, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन is an infection that patient get while receiving treatment in a hospital or other health care setting, ठीक है, जब वो ट्रीटमेंट रिसीव करने आता है। ये बेसिकली कब डेवलप होता है, डेवलप्ड आफ्टर 48 आवर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन एंड was not present at the time of admission। जब वो एडमिशन के टाइम पे आता है तब उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, 48 आवर आफ्टर एडमिशन इन्फेक्शन डेवलप होता है, तो वो किस में आता है, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक।
Hospital associated infection increases patient illness, hospital stay and treatment cost and can be prevented by proper infection control practices. अब ये डिपेंड करता है कि उस क्लिनिकल सेटिंग में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल कैसा है, उसके स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं। ठीक, तो हम आगे और समझते हैं इसमें कि क्या टाइप होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के या फिर हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन के। ठीक, तो इसमें टाइप्स में सबसे पहला टाइप जो हमारा दिया गया है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये इन्फेक्शन कब अकर हो रहा है, जो भी पेशेंट हमारा एडमिशन ले रहा है जिसका भी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर किया जा रहा है, अगर उसका एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन नहीं किया जा रहा है ड्यूरिंग प्रोसीजर या फिर प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है हॉस्पिटल में, तो ये इन्फेक्शन अकर हो रहा है। अब हम समझते हैं क्या है ये। तो CAUTI कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, दैट अकर इन ए पेशेंट हु हैज यूरिनरी कैथेटर इन प्लेस। ठीक है, जिनको कैथेटराइजेशन किया गया है। कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ यूरिनरी कैथेटर, बहुत लंबे समय तक कैथेटर का यूज हो रहा है। पुअर कैथेटर केयर, ब्रेक इन एसेप्टिक टेक्निक, क्योंकि कैथेटराइजेशन प्रोसीजर जो होता है उसमें स्टेराइल टेक्निक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंटामिनेटेड ड्रेनेज बैग और बैक फ्लो ऑफ यूरिन, ये क्या करते हैं, ये रिस्क बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये रिस्क बढ़ा देते हैं इन्फेक्शन के लिए। तो ये सारे वो कॉजेज होते हैं जो कि कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम समझते हैं इसका क्लिनिकल साइन क्या है। ठीक है, तो किस तरीके से जो होता है क्लिनिकल साइन, अब इन्फेक्शन की बात हो रही है तो सबसे पहला साइन हमारा क्या आएगा, फीवर आएगा, क्योंकि बॉडी हमारी सबसे पहले इसी तरीके से रिस्पॉन्स करती है। तो सबसे पहले फीवर आया। ठीक, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ये इसका स्पेसिफिक साइन है। क्लाउडी और फोल स्मेलिंग, यूरिन से क्लाउडी और फोल स्मेलिंग आएगी। और क्या, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। और क्या होगा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। ठीक है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन देखने को मिलेगा। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला मेजर्स यही हो गया कि आपको इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो और इन्वायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करो और कैथेटर केयर करो। तो इसमें क्या दिया गया है, यूज कैथेटर ओनली व्हेन नेसेसरी, जब जरूरी हो तभी कैथेटराइजेशन करना है। ठीक, मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड कीप द ड्रेनेज बैग बिलो द ब्लैडर लेवल। ठीक है, बिलो द ब्लैडर लेवल इसलिए ताकि बैक फ्लो ना हो। ठीक, और प्रोवाइड डेली पेरेनियल केयर, प्रोवाइड करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। और रिमूव कैथेटर एज अर्ली एज पॉसिबल, ज़्यादा लंबे समय तक किसी भी एक कैथेटर को नहीं लगाए रखना है, वो भी इन्फेक्शन को बढ़ाता है। दूसरा जो हमारा टाइप है वो क्या है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया इन्फेक्शन। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन, ये भी पाया जाता है हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इज pneumonia develop in patient who are mechanical ventilation for more than 48 hours। 48 आवर से ज़्यादा जो होते हैं, अगर समय तक कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसमें रिस्क होता है VAP डेवलप होने का। ठीक है, कॉजेस क्या होंगे, एस्पिरेशन और सिक्रीशन। ठीक है, जो भी एस्पिरेशन है वो सिक्रीशन होता है, लंग्स टिश्यूज में चले जाएं, लंग्स में चले जाएं। पुअर ओरल हाइजीन, ये भी इंक्रीज कर देंगे। कंटामिनेटेड वेंटिलेशन इक्विपमेंट, उनकी साफ सफाई प्रॉपर नहीं हो पाई तो उससे भी स्प्रेड होगा इन्फेक्शन। एंड इम्प्रॉपर सक्शनिंग टेक्निक, सक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पेशेंट्स में। तो ये जो होते हैं कॉजेज हो सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जो होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया कॉज करवा सकते हैं। तो क्लिनिकल अगर फीचर की बात की जाए तो सबसे पहला जो हमारा साइन आएगा वो हमारा फीवर होगा, कफ विथ स्पूटम हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड चेस्ट पेन एंड डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन जो होते हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। एंड प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, तो प्रिवेंट करने के लिए जो भी कॉजेज हमारे हैं जिनको हम मैनेज करते हैं उन पर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिवेट द हेड ऑफ बेड
एट 30 to 45 डिग्री ऑफ एंगल। क्यों आपको करना है? क्योंकि आपको एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है। ठीक, रेगुलर ओरल केयर करना है, ठीक, ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो होता है वो स्प्रेड ना हो अंदर तक। और हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है, ठीक, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो उनका केयर टेकर है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, हेल्थ पर्सनल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। एंड प्रॉपर सक्शनिंग टेक्निक, ठीक है, अगर कोई पर्सन जो होता है वो वेंटिलेटर पे है ईटी ट्यूब के थ्रू, तो क्लोज्ड सेक्शनिंग जो होती है वो की जाती है, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में क्लोज्ड सेक्शनिंग की जाती है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। एंड रेगुलर वेंटिलेटर सर्किट केयर, और जो भी वेंटिलेटर सर्किट है उन सभी का रेगुलर केयर करना है, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी है और उन्हें डिसइंफेक्शन से क्लीन करना। उसके बाद तीसरा जो हमारा टाइप है वो हमारा क्या है? सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन जो होता है बेसिकली कैसे अकर हो रहा है? सेंट्रल लाइन्स के थ्रू, ठीक है, जो कि हमारे किसमें, हमारे जो होता है जुगुलर वेन में डाली जाती है और सबक्लेनियन वेन में डाली जाती है। जब हमारे जो पेरिफेरल आर्टरी, जो हमारी पेरिफेरल आईवी लाइन है वो ठीक से काम नहीं करती या बहुत ज़्यादा जो होता है, ज़्यादा अमाउंट में हमें मेडिकेशन देना होता है या फिर टीपीएन चलाना होता है, तो उस केसेस में जो होता है इस तरीके से सेंट्रल लाइन प्लेस किया जाता है। तो ये क्या कहता है कि सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड blood stream infection caused by microorganism entering through a central venous catheter। ठीक है, कॉजेस क्या हो सकते हैं? पुअर इंसर्शन टेक्निक, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल प्रोसीजर है, तो इसमें अगर इंसर्शन टेक्निक प्रॉपर नहीं है तो उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। इम्प्रॉपर ड्रेसिंग केयर, उसकी डेली बेसिस पे केयर करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो इसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज, जो भी हमारा सेंट्रल लाइन कैथेटर यूज़ हो रहा है वो बहुत लंबे समय तक अगर सेम यूज़ हो रहा है तो ये भी रिस्क को बढ़ाता ही है। कंटामिनेटेड हैंड और इक्विपमेंट, ठीक है, तो ये इन्फेक्शन को इस तरीके से बढ़ाते हैं। क्लिनिकल फीचर में जो होता है तो फीवर एंड चिल्स आते हैं इसमें, फीवर एंड चिल्स इसमें देखने को मिलेगा। रेडनेस और स्वेलिंग एट द इंसर्शन साइट देखने को मिलेगा। पस डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, लो ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है और वीकनेस देखने को मिल सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं साइन आते हैं इसमें, जिसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है टाइम पे। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम इसको? यूज स्टेराइल टेक्निक ड्यूरिंग इंसर्शन। ये जो होता है हमें हर एक प्रोसीजर में फॉलो करना है जो भी इन्वेसिव है, ठीक। प्रॉपर साइड जो होता है ड्रेसिंग, उसकी ड्रेसिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है बिफोर हैंडलिंग द लाइन। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ कैथेटर साइट, रेगुलर करना है, किसके लिए इंस्पेक्शन करना है? रेडनेस और स्वेलिंग के लिए। पस डिस्चार्ज के लिए क्या करना है? हमें साइट को इंस्पेक्ट करना है। एंड रिमूव लाइन व्हेन नॉट नीडेड, ठीक है, अगर नेसेसरी नहीं है तो उसे रिमूव करना है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा तो वो इन्फेक्शन के चांसेस अल्टीमेटली बढ़ाएगा ही, ठीक है। चौथा जो हमारा टाइप है वो हमारा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, ठीक है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन अकर एट नियर द सर्जिकल इंसिजन आफ्टर एन ऑपरेशन, ठीक। कॉजेस क्या हो सकते हैं? तो पुअर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, इसमें भी यही आता है, ठीक है, पुअर स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज किए जा रहे हैं ओटी में ड्यूरिंग ऑपरेशन। इम्प्रॉपर वुंड केयर, प्रॉपर वुंड केयर नहीं है। एंड कंटामिनेटेड सर्जिकल फील्ड, पुअर पेशेंट हाइजीन एंड लो इम्यूनिटी जो होते हैं, ये कॉजेज हो सकते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के। क्लिनिकल फीचर्स में तो फीवर तो आना ही आना है, ठीक है, फीवर आना है, इन्फेक्शन है, और क्या होगा? पस एंड डिस्चार्ज आ सकता है। इन्फेक्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो पस एंड डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। एंड पेन एंड टेंडरनेस देखने को मिलेगा। रेडनेस एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगा जो भी इंसिजन साइट है उस पर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? लास्ट में डिलेड वुंड हीलिंग होगी, ठीक। तो ये सीवियरिटी पे देखने को मिलता है। प्रिवेंशन कैसे हम रोक सकते हैं इसे? तो स्टेराइल टेक्निक हमें मेंटेन करना है, स्टेराइल इक्विपमेंट हमें यूज़ करना है ड्यूरिंग प्रोसीजर। एंड प्रॉपर प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। रेगुलर वुंड ड्रेसिंग, ठीक है, प्रॉपर टेक्निक से। एंड हैंड हाइजीन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। पेशेंट एजुकेशन ऑन वुंड केयर, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं कुछ
तरीके हो गए जिससे हम इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जो होता है इसमें बताया गया है बंडल्स के बारे में। ये बंडल्स जो होते हैं बेसिकली मेजर्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जितने भी टाइप के हमने बताया उसे रोकने के लिए, ठीक है। तो कुछ जो मेजर्स हैं उसमें सबसे पहला हमारा CA-UTI को प्रिवेंट करने के लिए दिया गया है। इसमें क्या है, पहला है मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग इंसर्शन, ये तो हमने पहले ही बात की। मेंटेनेंस ऑफ अर्ली रिमूवल ऑफ कैथेटर, हमें लंबे समय तक यूज नहीं करना है। फिर हैंड हाइजीन एंड अवॉइड यूज ऑफ यूरिनरी कैथेटर by looking for alternative method like condom catheter and intermittent catheterization, ठीक है। हमें इस तरीके के जो होता है अल्टरनेट मेथड का यूज़ करना है जिससे कम से कम इन्फेक्शन हो, ठीक है। ये बंडल्स में आता है। एंड डेली असेस द नीड ऑफ इन्वॉल्विंग यूरिनरी कैथेटर, डेली असेस करना है, ठीक। कीप द यूरिनरी बैग एट द वेस्ट लेवल, प्रोवाइड कैथेटर केयर इन एवरी शिफ्ट, ठीक है। वेस्ट लेवल पे उसे रखना है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है, ठीक है। बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है, ठीक। अगला जो बंडल है वो क्या है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहला इसमें दिया गया है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, head of the bed should be elevated between 30 degree and 45 degree, reduce the risk of aspiration, increase the capacity of lung for breathing, ठीक है। तो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए एलिवेट करना है। एंड यूज द नीड ऑफ सिडेशन एंड अर्ली एक्सट्यूबेशन, ठीक है। असेस करना है आपको सिडेशन और अर्ली एक्सट्यूबेशन की नीड को असेस करना है। असेसमेंट फॉर नीड ऑफ सिडेशन or to wean off the patient from the ventilator help to the patient become more alert to cough and control secretion, ठीक है। अगला जो इसमें दिया गया है ओरल केयर, ठीक है। तो ओरल केयर क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड ओरल केयर विथ क्लोरोहेक्सिडीन का यूज करते हैं हम केमिकल ओरल केयर देने के लिए। एंड ईच शिफ्ट दिस हेल्प टू रिड्यूस द कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द ओरल कैविटी, तो इसलिए जो होता है ओरल केयर देना ज़रूरी है, ठीक है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए। और क्या हम देते हैं, अगला इस बंडल में क्या आता है हमारा, प्रोफिलैक्सिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। ये क्यों देते हैं प्रोफिलैक्सिस ऑफ पेप्टिक अल्सर, इसमें क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो होता है इसमें वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया प्रोलॉन्ग जो होता है अगर इन्फेक्शन है, ठीक है, हाइपोक्सिया हो गया या फिर अगर सिस्टमेटिक प्रेशर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो इसकी वजह से जो होता है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है और इसकी वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं जो भी हमारा जीआई को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्या होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो म्यूकस जो होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, उनका जो म्यूकस सिक्रीट करने की कैपेसिटी होती है, बाइकार्बोनेट सिक्रीट करने की, वो प्रोटेक्शन सिस्टम जो होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर गैस्ट्रिक जूस है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को इंजर्ड करती है तो अल्सर फॉर्मेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए जो होता है प्रोफाइलेक्सिस के लिए क्या दिया जाता है, पेप्टिक अल्सर दिया जाता है, पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलेक्सिस दिया जाता है, ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस दिया जाता है। पेप्टिक अल्सर प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के केस में, ठीक। अगला जो इसमें स्टेप लिया जाता है मेजर्स वो क्या है, सक्शनिंग, ठीक है। सक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्शनिंग ये एवरी 2 आवर पे होना चाहिए, जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पे है एवरी 2 आवर पे होना चाहिए टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द एस्पिरेशन, ठीक है। और लास्ट में जो होता है क्या, एक प्रॉपर जो होता है हैंड हाइजीन फॉलो करना है और स्टेराइल टेक्निक पूरे इन्वायरमेंट में मेंटेन करना है। इसके थ्रू जो होता है हम इस तरीके के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में। अगला जो बंडल है वो किसके लिए है, हमारा सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें क्या दिया गया है, इसमें 2 कंपोनेंट दिए गए हैं। पहला कंपोनेंट है इंसर्शन बंडल और दूसरा कंपोनेंट है मेंटेनेंस बंडल, ठीक है। तो इंसर्शन बंडल में हम क्या देखते हैं कि जब हम इंसर्ट करते हैं तब क्या मेजर्स हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो यूज स्टेराइल टेक्निक लाइक सर्जिकल मास्क, स्टेराइल ग्लव्स, कैप, स्टेराइल गाउन्स, स्टेराइल शीट ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ द सेंट्रल लाइन, ठीक है।
और क्या, क्लीन द स्किन विथ अल्कोहल बेस्ड क्लोरोहेक्सिडीन, क्लीन करना है बिफोर इंसर्शन। यूज सबक्लेवियन वेन्स रादर देन द जुगुलर वेन्स, ठीक है, एंड अवॉइड यूज ऑफ फीमोरल वेन, ठीक है। इस तरीके के जो होता है वेन को हमें सिलेक्ट करना है। द स्टाफ शुड बी स्किलफुल फॉर इंसर्शन ऑफ सेंट्रल लाइन, स्किलफुल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप बार बार करते हैं तो एक तो जो होता है ये हमारा सेंट्रल वेन होता है उसकी इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन के लिए भी जो होता है वो चांसेस बढ़ सकता है। एंड यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड गाइडेंस फॉर इंसर्शन ऑफ इंटरनल जुगनल लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है हमें मेजर्स फॉलो करने हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो इंसर्शन के टाइम पे। अब उसको हम मेंटेन कैसे करते हैं ये हम मेंटेनेंस बंडल में जो होता है पढ़ेंगे। तो रिव्यू द नीड ऑफ सेंट्रल लाइन ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पे आपको असेस करना है, डेली बेसिस पे उसके अराउंड आपको साइन ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं वो असेस करना है। इनफैक्ट डिसइंफेक्टेड द पोर्ट बिफोर द आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है, डिसइंफेक्ट करना है बिफोर एनी प्रोसीजर एंड आफ्टर एनी प्रोसीजर, पोर्ट को, ठीक है, क्लीन करना है जो भी सेंट्रल लाइन का पोर्ट है। एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर हैंडलिंग द सेंट्रल लाइन, हैंड हाइजीन ये तो नेसेसरी है। एंड चेंज द ड्रेस एवरी 5 to 7 days, ड्रेसिंग आपको एवरी 5 to 7 days पे चेंज करना है। एंड वेन एवर विजिबली सॉइल, और अगर सॉइल हो चुका है जो होता है स्टेन्ड हो चुका है, ब्लड स्टेन्ड हो चुका है तो आपको उसे चेंज करना है। एंड डिसइंफेक्ट द साइट यूजिंग अल्कोहल बेस्ड क्लोरोहेक्सिडीन, ठीक। एंड लास्ट में हम क्या फॉलो करते हैं, हैंड हाइजीन फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला जो इसमें है, अगला जो बंडल है वो क्या है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बताया गया। इसमें हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस थ्रू पैरेंटल रूट, ठीक, पैरेंटल रूट के थ्रू जो होता है एंटीबायोटिक हम देते हैं ताकि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको प्रिवेंट किया जा सके। इट हैज़ टू डन 60 minutes prior to the incision, ठीक है, प्रियर टू द इंसिजन, सर्जरी से 1 घंटे पहले जो होता है ये प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है। एंड फॉर स्किन प्रिपरेशन यूज अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्शन, ठीक है, स्किन प्रिपरेशन। एंड अगला क्या होता है, इंटर ऑपरेटिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल नीड टू बी मेंटेन विथ टारगेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, इतना इसमें बताया गया। क्यों ये ज़रूरी है, क्यों ये ज़रूरी, क्योंकि पहली बात तो अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, मान लीजिए कि डायबिटिक पेशेंट है और उसका जो होता है वो ग्लूकोज लेवल हाई है, तो पहला तो ये इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन कर देगा, इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो होता है इतनी लेवल पे लेस देन 200 mg/dl मेंटेन करें ग्लूकोज लेवल को, ठीक। मेंटेन नॉर्मोथर्मिया प्री ऑपरेटिवली, नॉर्मोथर्मिया का जो टेम्परेचर रेंज वो क्या है हमारा 36.5 से 37 या 37.5 तक आपको क्या करना है, नॉर्मल टेम्परेचर जो बॉडी का होता है वो आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी हो सकता है हाइपोथर्मिया का रिस्क बढ़ जाए, ठीक है, तो इसलिए आपको ये मेंटेन रखना है। यूज सोप और एंटीसेप्टिक एजेंट नाइट प्रियर टू सर्जरी, ठीक है। और क्या, यूज इलेक्ट्रिक क्लिपर फॉर हेयर रिमूवल इफ इट इज़ नेसेसरी। इलेक्ट्रिक क्लिपर क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, पहली बात तो इजी टू यूज़ होता है, ठीक है, इजी टू यूज़ होता है, और दूसरा ये है क्या होते हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। अब अगर हम इसके लिए रेजर्स वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसमें कट लगने के चांसेस होते हैं और वो इन्फेक्शन के लिए भी जो होता है चांसेस बढ़ा देता है, तो इसलिए जो होता है इलेक्ट्रिक क्लिपर्स जो होते हैं वो ज़्यादा सही होते हैं। अब जो होता है हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है हमारा, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। तो हम पढ़ चुके हैं अपना सारे इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, क्या स्टेजेस होते हैं, क्या उनका चेन ऑफ इन्फेक्शन होता है, कितने टाइप होते हैं, क्या फैक्टर होता है, ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक। तो मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस में सबसे पहले हम समझते हैं एसेप्सिस क्या होता है। एसेप्सिस मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एसेप्सिस। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल
इन नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। The main aim of asepsis is to prevent the spread of infection in hospital setting and health care settings, ठीक है। दो टाइप के होते हैं ये, बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस क्या होता है, क्लीन टेक्निक कहते हैं हम इसे, ठीक है, क्लीन टेक्निक कहते हैं। ये क्या करता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये नंबर कम करता है, ठीक है, नंबर पूरी तरीके से खत्म नहीं करता, एंड प्रिवेंट देयर स्प्रेड, और उनके स्प्रेड को रोकता है। और सर्जिकल क्या होता है, सर्जिकल जो होता है स्टेराइल टेक्निक होता है, ठीक है, ये कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं हमारे स्पोर्स भी जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह के स्पोर्स भी इसमें पूरी तरीके से जो होते हैं वो हट जाते हैं। Both technique help to protect patient, health workers and visitors from infection, ठीक है, ये दोनों जो होता है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए यूज होते हैं। प्रॉपर एसेप्टिक प्रैक्टिस इम्प्रूव द पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, ठीक है। अल्टीमेट इन सब का एक ही गोल है कि पेशेंट सेफ्टी को प्रमोट करना और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, ठीक। लेवल ऑफ एसेप्टिक टेक्निक में क्लीनिंग प्रोसेस क्या कहता है कि इसमें जो होता है हम क्लीनिंग बेसिस पे जो होता है हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो होता है दो लेवल पे जो होता है, इसमें पहला आ गया हमारा इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, ठीक है, दूसरा आ गया हमारा इक्विपमेंट क्लीनिंग। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग जो पेशेंट का सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक। और इक्विपमेंट क्लीनिंग में क्या है, इक्विपमेंट क्लीनिंग में जो होता है जो भी इक्विपमेंट पेशेंट के केयर के लिए यूज़ किया जा रहा है, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग, उसका प्रॉपर स्टरलाइजेशन करना जो होता है हमारा इक्विपमेंट क्लीनिंग में आता है, ठीक। अगला जो लेवल जो होता है हमारा एसेप्टिक प्रोसेस का, वो क्या है, डिवाइडेड है दो पार्ट में, वो किसमें, मेडिकल प्रोसीजर्स में एंड सर्जिकल प्रोसेस में, ठीक है। तो मेडिकल प्रोसीजर्स में हमारे जो होते हैं डिफरेंट टाइप के जो होते हैं एक्शंस आते हैं, ठीक है, उसमें हमारे हैंड हाइजीन्स में आएंगे और जो होते हैं अदर एक्शंस आएंगे। तो हम देखते हैं हैंड हाइजीन, ठीक है। तो हैंड हाइजीन के बारे में हम समझते हैं क्या होता है हैंड हाइजीन। तो हैंड हाइजीन में हमें अपने हाथ को इस तरीके से क्लीन रखना है कि वो एक दूसरे से इन्फेक्शन जो होता है स्प्रेड ना करे। तो उसमें इंडिकेशंस क्या हैं, कब कब हैंड हाइजीन करना ज़रूरी है। हैंड हाइजीन शुड बी परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला है बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट्स एंड बिफोर परफॉर्मिंग एनी एसेप्टिक प्रोसीजर एंड आफ्टर कॉन्टैक्ट विद ब्लड बॉडी फ्लूइड सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग ऑफ ग्लव्स and after contact with patient surrounding and before handling food or medicines and after use of toilet and after coughing, sneezing and blowing। तो ये तो इंडिकेशंस हो गए जिनको हमें जो होता है अपने माइंड में रखते हुए हैंड हाइजीन जो होता है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कॉमन एजेंट्स, क्या क्या एजेंट्स यूज होते हैं बेसिकली, तो प्लेन सोप एंड वाटर भी यूज करते हैं और उसमें क्या आता है एंटी माइक्रोबियल सोप भी आते हैं, कॉन्टेन एंटीसेप्टिक टू रिड्यूस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब आता है, ठीक है, 60 से 80% के कंसंट्रेशन में, रैपिड एक्शन होता है एंड मोस्ट कॉमनली यूज इन हॉस्पिटल, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट सोल्यूशन भी होता है, इसमें इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड सम वायरसेस, ठीक है, ये भी यूज होता है। और आयोडीन एंड आइडोफोर्स यूज्ड फॉर सर्जिकल हैंड प्रिपरेशन, ठीक है, ये सर्जिकल हैंड प्रिपरेशन में यूज होता है। और ट्राइक्लोसैन, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है और क्या यूज्ड इन सम हैंड वॉशेस, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल एजेंट हैं जो कि यूज होते हैं हैंड हाइजीन के लिए। अब हमारा ये जो होता है ये टॉपिक है कि मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, कब कब जो होता है हमें हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। तो इसमें कितने मूवमेंट है, टोटल 5 मूवमेंट है। कब, पहला है हमारा बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड आफ्टर टचिंग ए पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। ये 5 मूवमेंट जो होते हैं ये हमें फॉलो करने होते हैं हैंड हाइजीन में, ठीक। अब इसमें बताया गया टाइप ऑफ हैंड हाइजीन, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली इसमें जो होता है 3 में डिवाइड किया गया है, ठीक, 3 में, ठीक। पहला हो गया हमारा रूटीन यानी मेडिकल हैंड वॉशिंग, दूसरा हो गया हमारा सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो कि सर्जिकल प्रोसीजर से पहले हम करते हैं, और तीसरा हमारा हो गया एंटीसेप्टिक हैंड हाइजीन यानी अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, ठीक।
तो ये हमारा हो गया स्टेप्स, किस तरीके से जो होता है हम मेडिकल हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं उसके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, रब बोथ पाम टुगेदर, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है रब द बैक ऑफ बोथ, एंड देन इंटरफेस द फिंगर, इंटरफेस इस तरीके से इंटरफेस आपको करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटरलॉकिंग ऑफ द फिंगर एंड रब द बैक ऑफ द फिंगर ऑफ बोथ हैंड। एंड द नेक्स्ट स्टेप क्या है, रब द थंब in rotating manner and followed by the area between the index finger and thumb, ठीक। छठवां जो हमारा स्टेप है वो क्या कहता है, रब द फिंगर टिप्स ऑन palm ऑफ बोथ हैंड। एंड लास्ट जो हमारा स्टेप है सातवां, वो रब द बोथ रिस्ट इन रोटेटिंग मैनर एंड रिनेज एंड ड्राई थ्रोली, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है ये स्टेप हो गया हमारा मेडिकल हैंड वॉशिंग से, ठीक है। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग का तो हम ये समझ लिया, ठीक। तो इससे पहले लेकिन हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है ये स्टेप करने से पहले। सबसे पहला ये है कि अगर आप हैंड वॉशिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जो भी ऑर्नामेंट, जो भी रिंग वगैरह या फिर कुछ भी हाथ में आपने पहना है तो वो आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपको कितना सोल्यूशन लेना है, सोल्यूशन का अमाउंट अप्रोक्सीमेटली कितना, 5 ml, ठीक है। 5 ml जो होता है वो सोल्यूशन लेना है, जो भी आप सोप ले रहे हैं, जो भी सोल्यूशन लेना है, ठीक है, क्लीन करने के लिए। और ड्यूरेशन जो होता है वो मेडिकल हैंड वॉशिंग के लिए कितना होता है, मेडिकल हैंड वॉशिंग के लिए ड्यूरेशन हमारा कितना होता है, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक है, 40 to 60 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट, ठीक। तो ये आपको मेडिकल हैंड वॉशिंग में ध्यान रखना है। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो होता है, इसमें बेस जो होते हैं सेम स्टेप्स जो होते हैं वो सेम है, बस इसमें ये आपको ध्यान रखना है ड्यूरेशन का, ठीक है। ड्यूरेशन का इसमें ध्यान रखना है, ड्यूरेशन जो होता है इसमें 20 to 30 सेकेंड, 30 सेकेंड होता है, ठीक है, ड्यूरेशन होता है, ठीक। और स्टेप्स जो होता है वो मेडिकल हैंड वॉशिंग की तरह सेम है, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अगला जो होता है हमारा वो क्या है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग में बाकी अब जितने भी जो होते हैं वो स्टेप्स वो सेम है, लेकिन कुछ जो होते हैं स्टेप्स इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ठीक। कुछ स्टेप्स इसमें एक्स्ट्रा दिए गए, जैसे कि स्टेप्स में हम समझते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टेप्स में हम समझते हैं हमने कर लिया हैंड वॉशिंग, लेकिन हम रिस्ट पे रोटेट करके हम वॉश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग में हम एल्बो तक क्लीन करते हैं, ठीक है, एल्बो तक पूरा क्लीन करते हैं, केवल रिस्ट तक नहीं करते हैं, ठीक। और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, इसका टाइम होता है कितना, 3 to 5 मिनट, ठीक है, 3 to 5 मिनट तक हम ये करते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉपर जो होता है हमारे आइडोफोर्स वगैरह जो होते हैं ये केमिकल्स यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए, बिफोर सर्जरी ये परफॉर्म किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है, ये बेसिकली जो होता है इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए बनाया गया है। द PPE इज specialized clothing or equipment worn by an employee for protection against the infection material, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है ये हेल्थ पर्सनल के लिए बनाया गया था क्रॉस इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो सीक्वेंस ऑफ वियरिंग, तो क्या होता है हमारा PPE में 2 स्टेप्स होते हैं, डॉनिंग एंड डॉफिंग, ठीक है, किस तरीके से वियर करना है, किस तरीके से उसे रिमूव करना है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ वियरिंग यानी डॉनिंग का सीक्वेंस क्या होता है, तो डॉनिंग का सीक्वेंस क्या होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, PPE में हमारे क्या क्या आते हैं, हमारे गाउन आते हैं, एप्रन आते हैं, ठीक है, मास्क आते हैं, गॉगल्स, फेस शील्ड्स आते हैं और ग्लव्स आते हैं, ठीक है, शू कवर्स भी आते हैं, ठीक। तो ये यूज होते हैं हमारा। तो स्टेप में इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या वियर करना है, सबसे पहले हमें गाउन या एप्रन फर्स्ट वियर करना है, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, मास्क, ठीक है, और थर्ड स्टेप में गॉगल्स एंड फेस शील्ड, एंड लास्ट में क्या करना है, ग्लव्स वियर करना है, ठीक। ये स्टेप्स होते हैं, ठीक। स्टेप्स ऑफ रिमूविंग, कैसे हमें रिमूव करना है, तो सबसे पहले ऑप्शनल बट नॉट परफॉर्म हैंड हाइजीन, सबसे पहले जो भी है आपका ग्लव्स, ठीक है, वो क्या करना है, आपको रिमूव करना है, ठीक। उसके बाद क्या है, अनटाई और अनफास्टन द गाउन, ठीक।
grabs the inside of the gown, avoid touching the outside which may be contaminated, हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, इनसाइड टच करना है, एंड पुल द गाउन अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, एंड पील द गाउन ऑफ, ठीक है, गाउन को क्या करना है, दूर कर देना है, टर्न इट इनसाइड आउट एज यू रिमूव इट एंड कीपिंग कॉन्टेनिंग सरफेस अवे फ्रॉम योर क्लॉथ एंड स्किन, ठीक है, एंड रोल और फोल्ड द गाउन। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, रिमूव करने आपको किया, ठीक है, आपने अपनी बॉडी से डिस्टेंस पे किया, उसको रोल करना है, एंड देन रोल इट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड कंटेन कंटामिनेशन, ठीक है, आउट टू कंटामिनेशन रोल करना है, एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिस्पोज और प्लेस द गाउन प्रॉपरली। लास्ट में इसका डिस्पोजल आता है, तो डिस्पोजेबल गाउन पुट इट इन द डेजिनेटेड बायोहजार्ड वेस्ट, जिस तरीके से जो होता है वो डिसाइडेड है उसमें आपको उसमें डालना है, एंड रिड्यूस और रीयूजेबल अगर गाउन है तो प्लेस इट इन द लॉन्ड्री और डेजिनेटेड एरिया, जो भी लॉन्ड्री बैग है उसमें आपको प्लेस करना है, एंड परफॉर्म लास्ट में क्या करना है, आपको हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है, ठीक। इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि नेवर टच द फ्रंट और आउटसाइड ऑफ द गाउन वाइल रिमूविंग इट, कभी नहीं टच करना है, ठीक। कीप द गाउन अवे फ्रॉम योर बॉडी, ये ध्यान रखना है, एंड ऑलवेज फॉलो विद द हैंड हाइजीन टू प्रिवेंट सेल्फ कंटामिनेशन, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं। स्टेप्स फॉर वियरिंग अ मास्क और रेस्पायरेशन, ठीक है, तो वो तो हो गया हमारा गाउन के लिए। तो कैसे जो होता है हम मास्क वियर करते हैं, तो परफॉर्म हैंड हाइजीन ये हमें फॉलो करना ही है सबसे पहले किसी भी प्रोसीजर में, एंड इंस्पेक्ट द मास्क एंड रेस्पायरेशन, मास्क या रेस्पायरेटर को इंस्पेक्ट करना है, चेक फॉर एनी टीयर, कोई टीयर ना हो, होल्स ना हो या डिफेक्ट ना हो, इंश्योर द मास्क रेस्पायरेटर इज क्लीन और ड्राई, एंड थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द टॉप एंड फ्रंट, द स्टिफ एज और मेटल स्ट्रिप इज द टॉप, ठीक है, एंड द कलर्ड साइड यूजुअली फेस आउटवर्ड, ठीक है, वो टॉप पे होता है और कलर्ड साइड आउटवर्ड फेस करता है, ठीक है। पोजीशन द मास्क रेस्पायरेटर, होल्ड इट द ईयर लूप, ठीक है, होल्ड इट बाय द ईयर लूप एंड टाई और स्ट्रैप, ठीक है, ईयर लूप या फिर टाई और स्ट्रैप, प्लेस द इट ओवर योर नोज एंड माउथ एंड कवरिंग द बोथ कंप्लीटली, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है आपको, मास्क लिया आपने, जो भी मास्क का कलर साइड है वो आपके जो होता है अपोजिट फेस करेगा, और क्या करना है आपको उसके क्लिपर को फिट करना है, और क्या करना है जो भी आपका टाई है उसे आपको अपने ईयर के अराउंड प्लेस करना है, या फिर आपको टाई करना है अपने हेड के पीछे, ठीक है। तो सिक्योर द मास्क एंड रेस्पायरेटर, ईयर लूप मास्क, ठीक है, प्लेस लूप अराउंड द ईच ईयर, ठीक है, अगर ईयर लूप है तो ईच ईयर पे आपको फिक्स करना है, एंड टाई करना है तो टाई अपर स्ट्रेप at the crown of your head and lower strap at the nape of your neck, ठीक है। तो ये पोजीशन ध्यान रखना है टाई करते समय, एंड रेस्पायरेटर विथ स्ट्रैप, अगर स्ट्रैप है तो पुल द स्ट्रैप ओवर योर हेड एंड प्लेस इट हाई ऑन द बैक ऑफ योर हेड, ठीक है, हाई लेवल पे आपको इसको रखना है, एंड देन द बॉटम स्ट्रैप अराउंड योर नेक बिलो द ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्लेसमेंट ज़रूरी है, एंड मोल्ड द नोज पीस, और क्या करना है उसको फिक्स करना है क्लिपर से, एंड चेक द सील, उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर चेक, एक्सेल जेंटली, द रेस्पायरेटर शुड बल्ज स्लाइटली, ठीक है, एक्सेल करेंगे तो रेस्पायरेटर बल्ज करेगा स्लाइटली विदाउट एयर एस्केपिंग। नेगेटिव प्रेशर चेक क्या करेंगे, इनहेल शार्पली एंड द रेस्पायरेटर शुड बी कोलैप्स स्लाइटली, ठीक है। अगर कोई लीकेज होगा इसमें, अगर कोई टीयर होगा तो इस तरीके से आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इन दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, एंड अवॉइड टचिंग द मास्क एंड रेस्पायरेटर ऑन द लास्ट, ठीक है। तो ये हमारा वियरिंग प्रोसीजर्स हो गया। ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, ऑलवेज कंबाइन प्रॉपर मास्क रेस्पायरेटर डन विथ हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर, जब भी जो होते हैं आफ्टर यूज, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। स्टेप्स फॉर रिमूविंग रेस्पायरेटर मास्क, तो क्या है रिमूव करने में क्या स्टेप्स है, तो प्रिपेयर फॉर रिमूवल, ठीक है, वॉश योर हैंड थ्रो सोप, ठीक है, वॉशिंग करनी है, एंड अवॉइड टचिंग इन फ्रंट ऑफ द मास्क, सीधा फ्रंट में टच नहीं करना, एंड रिमूव बाय स्टेप्स ओनली,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अवॉइड टचिंग द फ्रंट, फ्रंट अवॉइड करना है, एंड डिस्पोज और स्टोर सेफली, ठीक है। डिस्पोज करना है जहाँ भी जो होता है प्रॉपर एरिया उसके लिए बनाया गया है, प्रॉपर कंटेनर्स के लिए बनाया गया। डिस्पोजेबल मास्क डिस्कार्डेड इन प्रॉपर ट्रैश बिन, और रीयूजेबल मास्क का क्या होता है, प्लेस इन द क्लीन बैग, और फिर उसका जो होता है प्रॉपर क्लीनिंग के बाद उसको रीयूज किया जाता है। एंड लास्ट में क्या करना है, हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब हम लास्ट जो हमारा आ गया क्या, ग्लव्स, किस तरीके से जो होता है हमें ग्लव्स वियर करना है। तो ये हमारा जो होता है इस डायग्राम में स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरीके से हमें ग्लव्स वियर करना। तो सबसे पहले ग्लव्स वियर करने से पहले हमारा क्या करना है, हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। उसके बाद हैंड को आप एयर ड्राई भी कर सकते हैं, या फिर आप क्लीन टिश्यू पेपर या क्लीन टॉवल से आप उसको ड्राई कर सकते हैं। एंड देन ओपन करना है आपको ग्लव्स को, और सबसे पहले क्या करना है हमें, यूजिंग नॉन डोमिनेंट हैंड ग्रैब द इनसाइड ऑफ द फर्स्ट ग्लव एंड स्लिप इट ऑन द डोमिनेंट हैंड, ठीक है। नॉन डोमिनेंट हैंड से पुल करना, और डोमिनेंट हैंड में आपको क्या करना है, पहनना, एंड लीव द कप फोल्डेड, ठीक। नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्लिप द फिंगर ऑफ द स्टेराइल ग्लव hand into on the folded cuff and second glove touching outside only, ठीक है। और इस तरीके से जो होता है नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको फिंगर्स के थ्रू आपने इनसाइड फोल्ड किया, उसके बाद लिफ्ट अप स्लिप ऑन द अदर हैंड, ठीक। रीच अंडर द कफ पार्ट विथ ग्लव्ड हैंड टू पुल अप एडजस्ट, ठीक है। पुल अप एंड एडजस्ट बेसिकली क्या करना है आपको, किस तरीके से आपको करना है, स्टेराइल, देखिए यहाँ पर पूरा स्टेराइल इसमें मेंटेन किया गया, कहीं भी इसमें टच नहीं हो रहा बॉडी पार्ट से, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है आपको स्टेप्स को फॉलो करने हैं ग्लव्स वियरिंग के लिए, ठीक। अब इसमें जो होता है हमारा बताया गया है कि किस तरीके से आपको रिमूव करना है, ठीक है। जो भी आपने पीपीई पहन लिया वो आप कैसे रिमूव करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है, सबसे पहला स्टेप है रिमूव करना ग्लव्स को, रिमूव करेंगे ग्लव्स को, एंड देन फिर क्या करेंगे, रिमूव गॉगल्स, ठीक है। फिर रिमूव करेंगे गाउन, एंड देन रिमूव करेंगे शू कवर, देन रिमूव करेंगे मास्क एंड रेस्पिरेटर, एंड देन लास्ट में हम क्या करेंगे, हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, डॉफिंग ऑफ पीपीई, ठीक है, डॉफिंग ऑफ पीपीई, ठीक है, किस तरीके से रिमूव करना है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन से हम क्या समझते हैं, मतलब क्या है कि ये ओवरऑल एरिया में एक जो होता है एक स्टैंडर्ड बनाया गया जो हर जगह फॉलो किया जाता है, ठीक। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन में सर्टेन, ये क्या होता है, सर्टेन सेट ऑफ प्रैक्टिसेस और ऑफ अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ पेशेंट बॉडी फ्लूइड यूजिंग ग्लव्स, गाउन्स एंड गॉगल्स एंड फेस शील्ड्स, ठीक है। इनके थ्रू जो होता है हम इन्फेक्शन रोकते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन वे फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1985 से 1988 में जो होता है इस टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था, वेयर एज द प्रैक्टिसेस वेयर रिप्लेस्ड बाय द लेटेस्ट अप्रोच नोन एज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इन 1996, ठीक है, रिप्लेस किया गया था इस चीज़ को। एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी इज नाउ रिकमेंडेड इन ऑल हेल्थ केयर सेटिंग एज अ यूनिवर्सल प्रिकॉशन, ठीक है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन में जो होता है ये इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड करके मेंटेन किया जाता है, ठीक है। पहला टायर जो होता है इसमें ये बताता है कि ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, ठीक है, कैसे जो होता है अब ट्रांसमिशन रोकना है, स्प्रेड उसका रोकना है। और दूसरा जो होता है टायर नंबर 1 क्या बताता है, टायर नंबर 1 बताता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो कि सारे हेल्थ केयर सेटिंग्स में फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, चाहे पर्सन की डायग्नोसिस कंफर्म हो या ना हो, ठीक है। लेकिन जो होता है टायर नंबर 2 जो ट्रांसमिशन, इसमें क्या होता है किसी भी पेशेंट का जो होता है डायग्नोसिस कंफर्म होता है, पता होता है कि इसको कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, उसके बेसिस पे जो होता है उसमें प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, ठीक है। उसमें आइसोलेशन मेथड्स यूज किए जाते हैं जैसे कि एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट प्रिवेंशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन हो गया, प्रिकॉशन कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, एयरबॉर्न आइसोलेशन, इस तरीके से कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इसमें जो होता है कुछ जो होते हैं टेक्निक जो इसमें बताई गई इसमें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अलग हमारा टॉपिक है, वो क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है ये हम समझते हैं, ठीक है। BMW भी हम इसे जानते हैं। तो बेसिकली जो भी वेस्ट जनरेट होता है इन हॉस्पिटल सेटिंग, पेशेंट केयर के दौरान, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, जो भी वेस्ट जो होता है जनरेट होता है वो सब कुछ हमारा बायोमेडिकल वेस्ट में आता है, ठीक है। तो किस तरीके से एक क्लिनिकल सेटिंग में इनका जो होता है प्रॉपर जो होता है कलेक्शन होता है, कैसे उनका जो होता है डिस्पोज किया जाता है, कैसे उनका ट्रीटमेंट होता है, ये सब कुछ ओवरऑल प्रोसीजर किस में आता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट that is generated during the diagnosis, treatment and immunization of human or animal as well as research activities related to the medical and biological material, ठीक है। It can be infectious, hazardous हो सकता है, potentially harmful to human, animal and environment if not managed properly, ठीक है। प्रॉपर सेग्रीगेशन, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, ये सब कुछ जो होता है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के स्टेप्स में आते हैं, ठीक है। सेग्रीगेशन, हैंडलिंग, डिस्पोजल जो होता है ये सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। तो हम समझते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को और अच्छे से। तो क्या क्या सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू जो होता है बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो जनरेट होता है, ठीक। तो इन सोर्सेज में बताया गया है ब्लड बैंक्स, हॉस्पिटल सेटिंग्स में कई सारे एरिया हैं जहाँ पर काम होते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक्स वहाँ भी जनरेट हो सकता है, वहाँ जनरेट होता है। ऑटोप्सी सेंटर वहाँ होता है, मॉर्चुरी, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी एंड नर्सिंग होम्स, ठीक है। तो ये वो एरिया होते हैं जहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो इसलिए क्या हो गए, सोर्सेज हो गए, ठीक है। टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, कितने टाइप के बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ गया इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट जिनसे जो होता है इन्फेक्शन बढ़ता है, तो इसमें सबसे पहला आता है, एग्जांपल में हम लेते हैं स्वाइल ड्रेसिंग, स्वैब, बैंडेजेस, डिस्पोजेबल ग्लव्स एंड ब्लड बैग्स, ठीक है। तो क्या होता है ये वेस्ट सस्पेक्टेड टू कॉन्टेन पैथोजन दैट कैन कॉज इन्फेक्शन, ये क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक। कलर कोड इनके लिए क्या बनाया गया है, कलर कोड इनके लिए बनाया गया है येलो। जितने भी इन्फेक्शियस वाले होते हैं वेस्ट वो सब कुछ में जाते हैं, येलो बिन में जाते हैं। और इनके लिए ट्रीटमेंट मेथड क्या यूज़ किया जाता है, इंसिरेशन और डीप ब्रूअल, ठीक है। शार्प वेस्ट क्या होते हैं, शार्प वेस्ट आइटम्स कैपेबल ऑफ कॉजिंग कट्स एंड पंक्चर्स, वो शार्प वेस्ट होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में नीडल्स, स्कैपल्स आ गए, ब्रोकन ग्लास आ गए। कलर कोड इनके लिए क्या होता है, शार्प वेस्ट, वैसे तो कलर जो होते हैं हमारे ग्लास अगर वेस्ट हैं शार्प वेस्ट में तो वो ब्लू में जाएंगे, ठीक है। और अगर प्लास्टिक में है तो हमारा रेड में जाएगा, ठीक। तो इसके लिए कलर कोडिंग हम अभी लास्ट में पढ़ेंगे। एंड पैथोलॉजिकल वेस्ट, ठीक है। पैथोलॉजिकल वेस्ट में क्या है, ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स एंड फ्लूइड रिमूव ड्यूरिंग द सर्जरी, ये पैथोलॉजिकल वेस्ट जो हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारा प्लेसेंटा आ गया, एम्पुटेटेड लिम्ब आ गया एंड बॉडी ऑर्गन्स आ गए। और ये जो सारे वेस्ट होते हैं वो किस में जाते हैं, येलो बिन में जाते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स वेस्ट, तो एक्सपायर्ड ड्रग वगैरह, ठीक है। अनयूज्ड कंटामिनेटेड मेडिसिन एंड वैक्सीन, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक, साइटोटॉक्सिक ड्रग आते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है ये इसमें रेड में नहीं जाता है, ठीक है, ये रेड में नहीं जाता है, ये सब रेड में डिस्पोज नहीं किया जाता है। पांचवा क्या है, केमिकल वेस्ट, ठीक है। केमिकल वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट कॉन्टेनिंग हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन लेबोरेटरी और क्लीनिंग, ठीक है। लेबोरेटरी और क्लीनिंग में जो होता है यूज किया जाता है तो वहाँ से ये जनरेट होते हैं, ठीक है। इन सभी को क्या करते हैं येलो और ब्लू बिन में। तो जो भी केमिकल वेस्ट है जो कि हजार्डस है, ठीक है, केमिकल वेस्ट, तो उनको येलो में डाला जाता है, ठीक है। जीनोटॉक्सिक वेस्ट, वेस्ट दैट इज म्यूटाजेनिक, टेराटोजेनिक और कार्सिनोजेनिक, ये इसमें आते हैं, जीनोटॉक्सिक्स में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड कीमोथेरेपी वेस्ट, ठीक है, येलो में जाता है। साइटोटॉक्सिक वेस्ट
ए सस्पेक्ट ऑफ जीनोटिपिक हाईली हजार्डस केमिकल कॉजिंग सेलुलर डैमेज, ठीक है। इन सभी में जो होता है कीमोथेरेपी, इन्फ्यूजन सेट्स एंड साइटोटॉक्सिक टैबलेट्स, ठीक है, इस तरीके के इसमें आते हैं, जो होते हैं टाइप्स आते हैं, ठीक, वेस्ट के, जो कि जनरेट होते हैं डिफरेंट क्लिनिकल सेटिंग में। रेडियो एक्टिव वेस्ट में हमारे क्या क्या आएंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आएंगे, इमेजिंग मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है। इसमें जो होता है इसको डिस्पोज किया जाता है, प्रॉपर इसकी जो होती है लेबलिंग होती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव का लेड लाइन कंटेनर्स और लेबल्ड स्पेसिफिकली एज रेडियो एक्टिव, उनका जो होता है एक साइन जो होता है वो लगाया जाता है बिन पे, ठीक। नॉन हजार्डस जनरल वेस्ट, नॉन हजार्डस जनरल वेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेस्ट नॉन पॉजिंग बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल हजार्ड, इसमें नहीं होते, जनरल वेस्ट होते हैं जो कि पेशेंट या फिर जो होते हैं जनरल लोगों के द्वारा वहाँ पर होते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। उसमें सब पेपर भी आ गया, कार्डबोर्ड आ गया, फूड वेस्ट आ गए, ठीक है। ये जनरल वेस्ट जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक। तो इस तरीके के टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं, ठीक। तो इसमें जो होता है एक समरी टेबल है बेसिकली दिया गया है टाइप ऑफ वेस्ट, उसमें क्या एग्जांपल आएंगे एंड कलर कोड किस में जो होता है यूज़ होगा, तो हम इसको जो होता है पढ़ चुके हैं। हम अगला समझते हैं 7 स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में अगर देखें तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, सेग्रीगेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है कि आपको किस तरीके से अलग अलग सेटिंग में जहाँ पर भी वेस्ट जनरेट हो रहा है कैसे आपको उसको अलग करना है, ठीक है, कैसे उसको सेग्रीगेट करना है, ठीक। तो सेग्रीगेशन, और उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कलेक्शन, ठीक है। और कलेक्शन के बाद क्या आता है हमारा इंट्राम्यूरल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक जगह से एक वार्ड में जो वेस्ट जनरेट होगा वो कैसे जो होता है वो जहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक, फिर ट्रीटमेंट एंड फिर डिस्पोजल, ठीक है। ये स्टेप्स आते हैं इसमें। सेग्रीगेशन में क्या हो गया, सेग्रीगेशन में हमने जो भी वेस्ट था उसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है, कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोडिंग, ठीक है। कलर कोडिंग में हमारा रेड बिन दिया गया है, रेड बिन आता है, ब्लू आता है, मैंने इमेज भी लगाया है इसमें, देखते हैं एक सेकेंड, हाँ देखिए इसमें इमेज है, रेड बिन है, ब्लू आता है, येलो आता है, ब्लैक आता है और एक वाइट कंटेनर आता है। इस तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कंटेनर दिए गए होते हैं, ठीक है। रेड बिन में हमारे क्या आते हैं, हमारे जितने भी प्लास्टिक्स आते हैं, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल आते हैं, कैथेटर वगैरह जो भी यूज़ होता है, सिरिंजेस जो प्लास्टिक के यूज़ होता है, सारे वेस्टेज जो होते हैं हमारे रेड बिन में आते हैं। येलो बिन में क्या आता है, येलो बिन में जितने भी एनाटॉमिकल जो होता है पैथोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेटेड, ब्लड कंटामिनेटेड होते हैं वो सारे वेस्ट इसमें आते हैं, जो एक्सपायर्ड ड्रग होते हैं वो सारे वेस्ट इसमें आते हैं, ठीक। और ब्लू बिन में क्या आते हैं, जितने भी हमारे शार्प ग्लास के आइटम होते हैं वो सारे हमारे ब्लू बिन में आते हैं। और वाइट में क्या होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं, निडल्स हो गए, ठीक है, ब्लेड्स हो गए शार्प के, वो हमारे जो होते हैं ये हमारा वाइट, यानी इसको हम पंक्चर प्रूफ कंटेनर भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें जाते हैं हमारे, ठीक। और ब्लैक हमारा बिन होता है, ये हमारा जनरल वेस्ट के लिए होता है, जिसमें जनरल वेस्ट फूड आइटम्स जो हो गए, पेपर वगैरह, ये सब कुछ इसमें डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है वेस्ट को क्या किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर इनका कलेक्शन होता है, ठीक है, प्रॉपर कलेक्शन होता है हर जगह से। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से किया जाता है कि ये जो बहुत ही भीड़ भाड़ एरिया है, बहुत ट्रैफिक एरिया है, उससे जो होता है ये अलग रूट से जाता है, ताकि क्या एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्शन इसका ना बढ़े, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर जो डेजिग्नेटेड प्लेस है, ठीक है, जो भी प्लेस है जहाँ पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पर इसका टेम्परेरी स्टोरेज होता है। और फिर लास्ट में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट में इसके कई सारे मेथड्स आते हैं, इसमें डीप ब्रूअल जो होता है, डीप ब्रूअल का ट्रीटमेंट भी यूज़ किया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, इंसिनरेट भी किया जाता है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल क्या है, ठीक है। कुछ जो मटेरियल होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है, ऑटोक्लेव किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है, और फिर जो होता है दोबारा रीयूज़ के लिए जो होता है वो भेज दिया जाता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद। और लास्ट में क्या होता है,
लास्ट में उसका प्रॉपर डिस्पोजल होता है, ठीक है। लास्ट में जो भी आइटम होते हैं जो रीयूजेबल नहीं होते हैं, जिनको इंसिनरेट कर दिया जाता है और क्या किया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है, ठीक है, कंप्लीट। तो इस तरीके से पूरा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो किया जाता है किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में, ठीक। तो BMW कलेक्शन, तो कलेक्शन में क्या कहते हैं, कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अवे द सेग्रीगेटेड BMW फ्रॉम इट्स एवरी पॉइंट ऑफ जनरेटेड, पॉइंट ऑफ जनरेशन से उसे अलग करना, मेन स्टेप यही होता है, ठीक है, इसका। और सेकेंड स्टेप क्या कहता है, BMW ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये कलेक्शन कहता है, ठीक है। सेग्रीगेशन क्या था, सेग्रीगेशन क्या होता है, फीचर्स BMW वेस्ट सेग्रीगेशन, ये क्या करते हैं, अलग, बेसिकली जो होता है सेग्रीगेशन का मीनिंग यही है कि उसको अलग अलग डिफाइन करना, ठीक है, जो मिक्सअप हुआ है उसको अलग अलग करना, सेग्रीगेशन। कलेक्शन में पॉइंट ऑफ जनरेशन से उसे हटाना। और स्टेप नंबर 3 में क्या है, BMW में इसका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ट्रॉली मस्ट बी यूज्ड फॉर इन हाउस इंट्राम्यूरल और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। रूट ऑफ इन हाउस ट्रांसपोर्टेशन शुड नॉट बी रिमूव थ्रू द हाई रिस्क एरियाज, ठीक है, हाई रिस्क एरिया से नहीं होना चाहिए। एंड मूवमेंट ऑफ सप्लाईज एंड वेस्ट शुड डन वाया डिफरेंट रूट, डिफरेंट रूट से होना चाहिए। शुड नॉट बी मूव थ्रू एरियाज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रैफिक एरिया, ठीक है। तो ये आपको ट्रांसपोर्ट में ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 4 में स्टोरेज में क्या होता है, सेंट्रल वेस्ट कलेक्शन रूम, जहाँ पर सारे वेस्ट कलेक्ट होते हैं, मस्ट बी अवे फ्रॉम द हाई ट्रैफिक एरिया, ठीक। स्पेस मस्ट बी सफिशिएंट होना चाहिए। शुड बी अंडर लॉक एंड की। और जनरल वेस्ट उसके साथ क्या होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टोर नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 5 एंड 6 इसी में आ जाता है, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल एक साथ। इसमें क्या होता है, BMW हैज़ टू बी strictly treated and disposed by the common biomedical waste facility, ठीक है, common biomedical waste facility or and not within the HCF. Only in case of CBWTF is not available within the 75 kilometer distance around the HCF or the distance CBWTF is also not available to provide its service, and then BMW can be disposed of in the captive treatment and disposal facility by authorized approval, ठीक है। तो ये जो होते हैं बेसिकली, ये जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए, ठीक। तो इसमें जो होता है ओवरऑल इतने स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है, किस तरीके से उसको सेग्रीगेट करना है, कलेक्ट करना है, एंड देन कलेक्शन के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। तो आज के जो चैप्टर में है हम पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल जो होता है कैसे हम करते हैं, क्लिनिकल सेटिंग्स में क्या टाइप्स होते हैं, सारे जितने भी थे हम वो पढ़ चुके हैं। क्या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक। और हमारा जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं, ठीक। तो आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है लाइक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।